हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीपक सोनी ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में मैं आपके लिए क्या नया लेके आया हूँ, उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग होने वाला है यमुनोत्री धाम यात्रा का ब्लॉग। बट उससे पहले, जैसे कि मैंने आपको मेरे पिछले ब्लॉग में दिखाया कि जैसे ही हमारा हर की पौड़ी से घूमना और स्नान करना कंप्लीट हुआ, देन उसके बाद हमने बुक किया ट्रैवलर व्हीकल, क्योंकि हम थे टोटल 11 लोग। जैसे आप कम होते हो तो आपके लिए उस हिसाब से गाड़ी अरेंज हो जाएगी। और यहाँ इसी सिस्टम से लोग चारधाम यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं ये सब का खर्चा कितना आएगा। तो पहले ही बता दिया था मैंने कि ये जर्नी स्टार्ट जब हुई थी हमारी, कि इस चारधाम यात्रा में आप जितने ज़्यादा बंदे होते हो उतना खर्चा कम आता है। बात करूँ हमारी, तो हम थे टोटल 11 लोग। तो हमें टोटल ट्रैवलर का जो बुकिंग पड़ा वो कुछ 65,000, जिसमें डीजल उसी में ही इंक्लूड होता है। और ये सिर्फ गाड़ी जो बुकिंग किया हमने उसका खर्चा है। ओके, तो टोटल पर हेड हमें जो कॉस्ट आ गई वो समझ लो 6,000 कुछ रुपए की। और ये जो आप चार्जेस देख रहे हो वो आपको ज़्यादा लग रहा होगा, बट आपको बता दूं कि ये जो गाड़ी है ये आपके साथ ही होगी हमेशा, पूरे चारधाम कंप्लीट करके आपको रिटर्न हरिद्वार पहुंचाने तक। ड्राइवर भी आपके साथ ही रहेगा पूरी जर्नी। और ये जो जर्नी चारधाम यात्रा की होती है वो इसी सिस्टम से बुकिंग होती है, जो भी यात्री चारधाम यात्रा दर्शन के लिए आते हैं। तो क्योंकि यहाँ आपको पहाड़ों में रोड किलोमीटर ही किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, कारण चारधाम जो है वो समझ लो अलग अलग लोकेशन में है और सभी की दूरी लगभग 300 किलोमीटर से 400 किलोमीटर एक दूसरे से हो जाती है। तो जो गाड़ी है वो पूरा पहाड़ों में चलती है, तो गाड़ी जो है कंटिन्यूअस चलाना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपको इस जर्नी में बहुत सारे लोकेशन में स्टे भी करना पड़ेगा और रुकने के जो भी चार्जेस होंगे वो आपके होंगे। तो कुछ ये थी सारी इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट में। तो हमारी जर्नी जो कि हरिद्वार से यमुनोत्री धाम की तरफ कुछ ऐसे स्टार्ट हुई बाय ट्रैवलर व्हीकल और बाय रोड। अब जो भी आपको दृश्य देखने को मिलेंगे वो पहाड़ों और विशाल हिमालय पर्वत का नज़ारा देखने को मिलेगा, जो कि उत्तराखंड स्टेट की खूबसूरती भी है और पहचान भी है। और आपको ठंड लगना भी शुरू हो जाएगा जैसे जैसे आप रास्ते में आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि आप चढ़ना शुरू करते हैं हाइट में। और ये जो सफ़र होगी इसमें आपको करीब 8,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचना है धीरे धीरे। और नज़ारे तो पूछो मत, दिल खुश हो जाएगा। और उससे पहले आप लोगों को हमने जो गाड़ी बुकिंग की उस गाड़ी बुकिंग वालों का नंबर शेयर कर देता हूं, जिससे आप उनको कॉल कर यात्रा से जुड़ी जानकारी ले सकते हो, जिससे कि आपको अच्छी खासी मदद हो जाएगी। और आप चारधाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हो या फिर इन फ्यूचर करने की सोच रहे हो, तो आपको ट्रैवलर या फिर जो भी गाड़ी बुक करना हो उनका नंबर आपके स्क्रीन में मैं आ रहा होगा, तो आप इनको पूछ सकते हैं और बता सकते हैं कि आप कितने लोग लेकर आ रहे हैं। तो इनके पास कार से लेकर बस तक की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम सफ़र में आगे बढ़ते जा रहे थे, तो हरिद्वार से करीब 80 किलोमीटर बाद हमारा जो पहाड़ों वाला रास्ता है वो स्टार्ट हो गया। और ये जो दृश्य हमें देखने को मिला वो हमारे दिल और दिमाग में बस गया है हमेशा के लिए। और ये कैमरे में ये रास्ता जितना आसान और अच्छा दिख रहा है उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक साइड पूरा खाई है, प्लस पहाड़ों से पत्थर गिरने का भी डर बना रहता है, प्लस वन वे है, मतलब सामने से भी गाड़ी आ रही है उसका भी ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ के जो ड्राइवर हैं उनकी जितनी तारीफ़ करो उतना कम है, क्योंकि ये इस रूट पे डेली ट्रैवल करते हैं और आपको चारधाम यात्रा कराने की पूरी कोशिश करते हैं और अच्छे तरीके से करवा के देते हैं। अब बात करूँ, करीब 150 किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर चढ़ने के बाद हम जितने यात्री थे उन्हें आने लगी नींद, किसी को चक्कर तो किसी को कुछ। इसकी वजह एक ही थी, पहाड़ों में जो गाड़ियाँ जिग जैग होती है वो, और ये मजबूरी हो जाती है हमारी, और मजबूरन इसको हमें सहन भी करना पड़ता है, क्योंकि चारधाम यात्रा का रास्ता ही कुछ ऐसा है। देन अगर सच बताऊं तो ऐसे धीरे धीरे करके पहाड़ों के रास्तों से ही हमें आगे बढ़ना पड़ता है। और फिर जब हमें ज़्यादा ही आलसपन हुई तो हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक, और चाय वॉशरूम सब लिपट ही रहे थे तो हमें नज़र आया गढ़वाल बकरा, जो कि सिर्फ आपको उत्तराखंड स्टेट में ही देखने को मिलता है। हाँ जी, तो देख लो, हरिद्वार शांति कुंज से चलना चालू किया था मैं, और देख सकते हो ट्रैवल करते करते ना अच्छे रोड ट्रिप आए। पर उसके बाद जो पैच आता है ना 236 किलोमीटर का,
वो पूरा पहाड़ ही है, जिग जैग, मतलब आप लोगों को ऐसा फील होगा वॉमिटिंग आ रहा है, चक्कर आ रहा है गाड़ी में, क्योंकि ना इधर से उधर ये होना ही होना है। तो बीच में एक बार ब्रेक ले लेना आप लोग। और बाकी देख सकते हो व्यू कितना शानदार है। अभी और आधा पैच बचा हुआ है यमुनोत्री के लिए। यमुनोत्री के अभी मैंने उसकी गोद के 60% हिस्सा में हम लोग चढ़ चुके हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि हम अपने समतल भूभाग से कोई अलग लैंड में पहुंचे हुए हैं। ये भी एकदम सही बात बोले। मगर हमको यहाँ की खूबसूरती इतना मने भा रहा है कि हमको ऐसा लग रहा है कि यहीं के रहवासी हो जाएं और इस प्रकृति के गोद में अपना जीवन यापन करें। और चलो इनको गढ़वाल वाला बकरा दिखाते हैं। हाँ, गढ़वाली बकरा आइए देखते हैं। गढ़वाली बकरा भी यहाँ पे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो बकरा है ना वो अलग ही टाइप का दिखता है कुछ। ये इस क्षेत्र का बकरा जो आप लोग देख सकते हो, पहाड़ी बकरा, जिसको गढ़वाली बकरा भी बोला जाता है। इसके सींग देख सकते हो। और इधर के रहने वाले लोगों का ये जो है बहुत ही प्रिय मने साथी है, पालतू पशु। कुछ भेड़ से भी लड़ जाता है ये, इनका ग्रुप अगर रहेगा। और इनका ग्रुप अगर रहेगा तो भेड़िए के समूह को भी ये लोग तितर बितर करने में सक्षम हो जाते हैं। इतना ताकतवर होता है। बहुत शानदार। प्लस यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत और मदद करते हैं आप लोगों की, और आपको अपना मेहमान समझते हैं। तो जितने भी पहाड़ी लोग हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी बनती है, क्योंकि ये पहाड़ों में ऐसे ऐसे जगह खेती करते हैं जो देखते ही दिल खुश हो जाता है। प्लस जो हवा हम ले रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा प्योर ऑक्सीजन हो जाता है जैसे जैसे आप पहाड़ों के रास्ते ऊपर पहुंचने लगते हैं तो। और शाम होते ही ठंड भी बढ़ने लग जाती है, इसलिए अपना स्वेटर आपको साथ ही रखना पड़ेगा। देन वहाँ सबके फ्रेश होने के बाद फिर से चढ़ाई चालू किया हमने। सफ़र के दौरान एक चेक पोस्ट मिला, वहाँ जो व्हीकल होती है उसका रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब यहाँ की गवर्नमेंट भी ध्यान रखती है कि कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं विथ रजिस्ट्रेशन। देन उसके बाद जो हमारा आज का स्टे था वो बारकोट नामक एक गांव में था, जो यमुनोत्री धाम से 80 किलोमीटर पहले पड़ता है। रात होने की वजह से प्लस सफ़र की थकान की वजह से ऐसे स्टे लेना पड़ता है, और यहाँ आपको स्टे की कमी नहीं है। आप जैसे जैसे गांव क्रॉस करेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों को पता है यात्री आएंगे तो आपके खाने और रूम की सुविधा हो जाएगी 2 से 3 हज़ार रुपये में मात्र। और खाने में थाली जो पड़ेगा वो 150 रुपये कुछ का पर हेड होगा। मतलब यहाँ के लोगों के पास में ना बोल सकते हो आप लोग कि ज़्यादातर रोज़गार का साधन नहीं है। इसी टाइप के रोज़गार वो यात्रियों से ही कमाते हैं। 3 महीना वो ऐसे ही काम करते हैं, बाकी वो जो पूरा 12 महीना होता है ना, 3 महीने से जो बचा हुआ जो 9 महीना है वो ऐसे ही गुजारा करते हैं, क्योंकि कपाट बंद रहता है 6 महीने, और ज़्यादातर दर्शन के लिए लोग ये 3 महीना ही जाते हैं कपाट खुलने के बाद। उससे पहले बता दूं, हम पहुंचे थे बारकोट वही रात 9 बजे, और फिर खाना खाने के बाद आराम करके जस्ट अगले दिन सुबह 6 बजे हमने रूम से लिया अलविदा और निकल गए यमुनोत्री धाम की ओर, जो कि यहाँ से लगभग 70 से 110 किलोमीटर की दूरी में है। और पूरी खड़ी चढ़ाई है ना, गाड़ी की स्पीड भी लिमिट में ही चलती है, ज़्यादा भगा नहीं सकते। बस पहाड़ों के नज़ारे देखने को मिलेगा आपको, और आपका आधे से ज़्यादा समय रोड में ही गुजरेगा। उस वजह से सफ़र की थकान बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पहाड़ों में जिग जैग वाला जो रास्ता है ना, प्लस आपके शरीर बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। जिग जैग रास्ते में आप लोग समझ सकते हो कि गाड़ी जो है ना पहाड़ों में ऐसे ऐसे टर्न लेगी कि आपका जो पेट है प्लस आपका जो सर है पूरा हिल जाएगा। तो ये जो है ना बीच बीच में ब्रेक लेना तो बनता ही है। और तो और बाहर का नज़ारा देखकर ही दिल खुश हो जाता है। रोड इतने एडवेंचर भरे होते हैं कि क्या क्या दिखा दूँ, मुझे ऐसा लगा। अब हम जिस रास्ते में आगे बढ़ रहे थे उसके लेफ्ट हैंड साइड में यमुना नदी अपने उफान में थी, और हमें पहुंचना था वहां जहां से यमुना नदी एक्चुअल में निकली है, जिसे हम बोलते हैं यमुनोत्री धाम। देन इतने परेशानी के बाद हम पहुंचे यमुनोत्री के चेक पॉइंट में, जहां आपको रजिस्ट्रेशन प्लस गाड़ी नंबर का भी रजिस्ट्रेशन चेक कराना पड़ता है, जिससे कि उत्तराखंड स्टेट के पास में आप लोगों का लिस्ट रहे कि कितने यात्री एक दिन में दर्शन कर रहे हैं या फिर दर्शन करने के लिए यमुनोत्री धाम की तरफ आए हैं। और यहाँ पहुँचते ही ठंड और तगड़ी बढ़ गई। बारकोट से हम निकले थे सुबह 6 बजे और हम पहुँचे यमुनोत्री धाम पार्किंग वही सुबह 9:40 के लगभग, क्योंकि जो चढ़ाई वाली रास्ता आप लोग समझ सकते हो कि कैसे गाड़ी चलेगी। 20 किलोमीटर से ऊपर तो गाड़ी आप भगा ही नहीं पाओगे, प्लस और भी यात्री बस रहते हैं जो दर्शन करने के लिए यमुनोत्री धाम की तरफ जाते हैं। और हमने चढ़ना स्टार्ट किया यमुनोत्री धाम के लिए, जिसकी हाइट की बात करूं
तो आपको तय करना होगा 17 किलोमीटर्स ऊपर और फिर नीचे भी आना होगा 17 किलोमीटर। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, एक तो बहुत ही ज़्यादा ठंड मिलने वाला है ऊपर, और यमुनोत्री धाम में रुकने का साधन नहीं है। तो हम पूरे 11 लोग ने ये यात्रा पैदल स्टार्ट की। यहाँ आपको घोड़ा और खच्चर की सुविधा प्लस पिट्ठू और पालकी की सुविधा पूरे रास्ते भर मिल जाएगी। बट हम सबको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए हमने ये ट्रैकिंग पैदल स्टार्ट किया। और सामने से जो ग्लेशियर वाला जो पहाड़ था ना, वहाँ से जो ठंडी हवाएं आ रही थी कि क्या ही बताऊं। मतलब इस टाइप का जो एडवेंचर वाला धाम है ना, वो दर्शन करने को आप लोगों को सिर्फ उत्तराखंड स्टेट में ही मिलेगा। मन एकदम गदगद हो जाएगा। यहाँ यमुनोत्री धाम में आपका केदारनाथ धाम चढ़ने का अलग ही प्रैक्टिस भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी उसी टाइप का पैच है और जो रास्ते हैं सेम उसी टाइप के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बस ये जो है 17 किलोमीटर ये पड़ जाता है, और जो केदारनाथ धाम है वो 22 किलोमीटर बताया जाता है, पर मैं जब चढ़ा था तो मुझे तो पूरी 30 किलोमीटर से 28 किलोमीटर वो आराम से लगा था। देन अगर चढ़ाई की बात करूँ तो स्टार्टिंग में उतनी चढ़ाई नहीं मिलती है आपको, बट जैसे आपका 5 किलोमीटर बचा होता है ना ऊपर चढ़ने के बाद 17 किलोमीटर, तो जो खड़ी चढ़ाई जो ऑटोमेटिक ऐसे चालू होती है कि आपका जो हेल्थ है प्लस ऑक्सीजन लेवल है, वैसा लगता है कि जितना हमको ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई होने से आप तेज चढ़ते हो, और तेज सीढ़ी चढ़ने से क्या होता है, सांस ज़्यादा फूलता है। तो जितना ऑक्सीजन हमको नॉर्मल लगता है उससे ज़्यादा हमको जब तेज सीढ़ी में चढ़ते हो ना, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन लगता है, तो वही आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो भी चढ़ाई आप लोग चढ़ते हो ना, रुक रुक कर चढ़ो, वो ज़्यादा बेस्ट है। हीरो बनने से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है अगर आप पैदल चढ़ाई कर रहे हो तो। और यहाँ पे जो घोड़ा खच्चर पालकी है ये आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करेंगे, क्योंकि जो रोड है ना बहुत ही ज़्यादा सकरा है, और उसी में चढ़ने वाले यात्री रहते हैं प्लस उतरने वाले यात्री भी रहते हैं, तो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। प्लस जो घोड़ा है वो चढ़ते चढ़ते अपना जो भी वेस्टेज आइटम है वो सब निकालते रहता है, तो जो उसका स्मेल है वो आपके नाकों में घुसते रहेगा, और बहुत ही ज़्यादा परेशानी फेस करने को मिलता है पैदल यात्रियों को। केवल और केवल ये घोड़ा खच्चर पालकी ये जो पिट्ठू है ना, इसको वहाँ की सरकार को पक्का बैन ही करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है ना बोल सकते हो कि एक्सीडेंट के चांस भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक साइड पूरा खाई देखने को मिलता है आपको, और बाकी दृश्य देखने के लिए ऐसा मिलता है ना यमुनोत्री धाम में कि मज़ा ही आ जाएगा। और ये पहला धाम है जो दर्शन करने के लिए हम पहुँचे हैं। इसका जो नज़ारा है प्लस जो चढ़ाई है, इसका एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होगा। तो सोचो केदारनाथ में, मतलब वहाँ का तो बात ही कुछ और है। ये तो स्टार्टिंग है ना यमुनोत्री धाम का। अब उसके बाद बताऊँ तो पूरे रास्ते भर आपको मोमोज, मैगी और आलू पराठा जैसे नाश्ता की सुविधा मिल जाती है हर थोड़े थोड़े दूर पर। बस फ़र्क ये है, आप नीचे होते हो तो प्राइस कम होती है, और जैसे जैसे आप पहाड़ों में ऊपर चढ़ते जाते हो प्राइस ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इनको जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी लगता है, और ज़्यादातर ये घोड़े खच्चर में ही सामान लेके आते हैं ऊपर। और बता दूं कि ये जो 17 किलोमीटर पैच है इसके लिए आप लोगों को हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं मिलेगी। जो नहीं चढ़ पा रहा है वो घोड़ा खच्चर का इस्तेमाल कर सकता है, प्लस पालकी और पिट्ठू अपने अपने प्राइस रेंज में यहाँ पे चलते हैं 2500 से 4000 के रेंज में। तो भगवान की भक्ति में मगन होकर यात्रा कर ही रहे थे, तो हमने देखा कि जैसे जैसे ऊपर पहुँचते हो रास्ता सकरे होना स्टार्ट हो जाता है, और घोड़े और खच्चर की वजह से रास्ते ही स्टक हो जाते हैं। मतलब बोल सकते हो कि जाम लग जाता है, क्योंकि ये जो घोड़े खच्चर है ना, इनका स्पीड कुछ अलग लेवल का रहता है, प्लस ये रुकते ही नहीं है। मतलब आपको धक्का मार के चलेंगे, और बहुत सारे लोगों को परेशानी होने लगी जो भी पैदल यात्रा कर रहे थे। ये तो मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, और ये आपको भी फेस करने को मिलेगा जब अगर आप लोग 4 धाम यात्रा जाते हो। तो कभी भी सावधान रहना, अपना एक साइड पकड़ के ही चलना और सेफ साइड में ही चलना। तो जैसे जैसे यमुनोत्री धाम की तरफ हमने पैदल यात्रा शुरू किया, हमें दर्शन हुए भैरव बाबा मंदिर के। और बताया जाता है यमुनोत्री धाम जो भी आता है वो इनसे आदेश और दर्शन करने के बाद ही आगे बढ़ता है यमुनोत्री धाम की तरफ। तो हमने किया भैरव बाबा के दर्शन और फिर लिया इनसे आदेश आगे की यात्रा के लिए। और सामने देखा तो विशाल हिमकाय हिमालय पर्वत हमारा ठंडी हवाएं से स्वागत कर रहा था। पूरे ग्लेशियर से घिरा ये पर्वत, जो आपको पता लगने लगेगा कि बस यमुनोत्री धाम ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ आपको यमुना नदी का भी पानी का साउंड पता लगने लगेगा, जो आपके जस्ट बाजू में जो खाई है ना, वहाँ से बहते रहती है। तो जैसे तैसे 17 किलोमीटर के ट्रैक करने के बाद हम पहुँचे यमुनोत्री धाम, और हमने दर्शन किया यमुना माता के, जो कि यमराज की बहन और सूर्यदेव की पुत्री है। और यहाँ इतने -10 डिग्री में हम एक सूर्य कुंड देखने को मिला, जहाँ बताया जाता है स्नान करने से आपके जितने शारीरिक कष्ट है
वो दूर हो जाते हैं। पानी इतना गर्म कि मैं पानी को टच कर आश्चर्यचकित हो गया कि ये इतना गर्म पानी तो आ कहाँ से रहा है। और यहाँ एक नियम भी है लोग जिसको फॉलो करते हैं, गर्म पानी में चावल की पोटली डालकर उसको पकाते हैं और प्रसाद के रूप में अपने घर ले जाते हैं। विद इन 5 मिनट्स चावल पक जाता है। इतना गर्म पानी होता है कि एक तरफ ये यमुना नदी जो कि एकदम ठंडी है ना, ग्लेशियर से आ रही है, और ये जो सूर्य कुंड है इसका जो पानी है वो आप लोगों को एकदम गर्म देखने को मिलता है। लोग स्नान भी करते हैं इसमें, अपना मतलब जो भी सफ़र की थकान है ना वो भी दूर हो जाएगी, प्लस जो हाथ पांव दर्द दे रहा है इतना चढ़ने के बाद 17 किलोमीटर वो भी दूर हो जाएगा, ऐसा बताया जाता है। और स्नान करने के बाद फील भी हुआ कि हाँ दूर हो रहा है। देन फिर दर्शन कर हमने लिया यमुनोत्री धाम से अलविदा। यहाँ से जल्दी निकलने का कारण एक ही था, क्योंकि मंदिर में अनाउंसमेंट होना स्टार्ट हो गया कि आप सभी जल्दी दर्शन कर नीचे उतरें, क्योंकि भारी बर्फबारी और मौसम बिगड़ने वाला है करके। देन फिर जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ लोगों की भीड़ वापस उतरने के लिए आक्रोश में आ गई और फिर से जाम लग गया। मतलब जाम ही जाम देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई मंदिर वाले ऐसे अनाउंसमेंट करेंगे तो लोग तो भागेंगे ही रिटर्न नीचे की तरफ। तो बस ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ उसमें, आधे घंटे का जाम देखने को मिला, फिर रास्ता फ्री हो गया। तो धीरे धीरे हम नीचे की तरफ आ गए। और जैसे बहुत लोगों को टेंशन रहता है कि यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क है कि नहीं, तो आप लोगों को बता दूँ यहाँ पूरे 4 धाम में आप लोगों को जियो 5G की सुविधा उपलब्ध है। मतलब जियो पहुँच गया है, एयरटेल का टावर आप लोगों को देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से हमने कंप्लीट किया यमुनोत्री धाम यात्रा। मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं था, इस वजह से मंदिर के अंदर शूट नहीं हुआ, और जितना मुझसे बन पाया मैंने दिखाने का कोशिश किया और आप लोगों को बताने का कोशिश किया। अब दर्शन अच्छे से हो गया। तो इसी के साथ आज का व्लॉग बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा हमारा केदारनाथ यात्रा का व्लॉग। और उसको देखने के लिए आप लोगों को चैनल पे बने रहना पड़ेगा। और अगर ये वाला वीडियो पसंद आया ना तो ये वाले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।